हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको मेरा ये स्टोरी सुनना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा और आप ही मुझे बताओगे कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। देखो, ये जो पर्सन आप देख रहे हो ना, इसको, ये है हमारे श्यामू भैया। श्यामू भैया रोज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, सेम तरीके का काम, बहुत काम, पैसा कम, इस तरीके का कंडीशन था। और ये मन मन में देखो सोच रहे हैं कि यार जॉब करके तो थक गया हूं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए ना। तो ये स्टोरी है श्यामू भैया को, और श्यामू भैया जॉब कर करके थक गए हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब वो सोचते हैं ठीक है, बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं। फिर उनके दिमाग में ख्याल आता है कि यार मुझे कार चलाने आती है और कैब सर्विस का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है इस एरिया में, तो क्यों ना कैब सर्विस स्टार्ट किया जाए। तो इनके दिमाग में ये आता है। अब देखो, अब अगला सवाल, चलते चलते देखो, बहुत लोग चलते चलते बहुत कुछ सोचते हैं ना, वैसे ये भी चलते चलते बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं। अब इनके दिमाग में आइडिया आता है, यार देखो मेरा वॉलेट कितना खाली पड़ा है, पैसा तो है नहीं मेरे पास, कहां से मैं पैसे लाऊंगा। कैब कार तो है नहीं मेरे पास, कहां से पैसे लाऊंगा, कार कहां से खरीदूंगा, कैसे मैं अपना बिजनेस करूंगा। फिर ना बच्चों, इनके दिमाग में आइडिया आता है कि यार, अरे क्यों ना बैंक से हम लोन ले ले, बैंक से लोन ले लेता हूं, ऐसा इनके दिमाग में ख्याल आता है। ठीक है, जैसे गाना बना है ना, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। ठीक है, तो ऐसे इनके दिमाग में ख्याल आता है कि यार क्यों ना हम बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है, ये बैंक जाते हैं और देखो ये 2000 का नोट, वैसे अभी चलता नहीं है, लेकिन समझ लो कि बैंक से इनको लोन भी हो गया और लोन डिसबर्स भी हो गया, अप्रूव भी हो गया, मतलब अप्रूव हुआ होगा तभी तो लोन डिसबर्स होगा, लोन भी डिसबर्स हो गया। अब ये क्या करते हैं, चले जाते हैं कार की दुकान पे, और कार की दुकान पे देखो ये इन्होंने लिया कार की चाबी, और बदले में इन्होंने क्या दिया होगा, वही जो पैसा गांधी जी का था, वो पैसा इन्होंने दिया होगा इस एजेंसी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कार खरीद लिया। अब स्टोरी को रिलेट करते जाओ, आगे मैं स्टोरी से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अच्छा, कार तो खरीद लिया, अभी बाबू मोसाई ये सोच रहे हैं, यार कार तो खरीद लिया, भी हमें कार में मेंटेनेंस का खर्चा आएगा ना, रोज चलेगा तो पेट्रोल का खर्चा आएगा, टायर में हवा भराना पड़ेगा, और भी कई सारे तरीके के खर्चे आएंगे। तो देखो, इन्होंने क्या सोचा कि हाँ हमारा ना खर्चा भी आएगा करके। फिर कोई बात नहीं, वो सोचा उन्होंने, लेकिन तो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं इन्होंने, अपना कार चलाया, देखो लोगों के साथ हंस खेल के जो है लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो इनको रिटर्न में क्या मिलेगा बच्चों, इनको रिटर्न में पैसा मिलेगा। देखो अब जाके सही करेंसी आया, देखो इतने सारे, बहुत लंबा ट्रिप किए हुए लगता है ये राइड में, तो इनको मिलता है पैसा। तो देखो ध्यान से समझ लो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लोन लिया, लोन लेने के बाद क्या किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया कार खरीदने में। फिर उन्होंने रिपेयर, मेंटेनेंस एज वेल एज अगर हम बात करें तो और भी कई तरीके के खर्चे में उन्होंने इनकट किया खर्चा। और उसके बाद फिर इनको क्या मिला, इनको मिला जिस चीज के लिए इन्होंने काम किया था, जिस चीज के लिए इनका बिजनेस ऑपरेट कर रहा था, मतलब ऑपरेशनल काम जो था, उसकी वजह से इनको पैसा मिला। अब देखो वही चीज है, सबसे पहले पैसा आया ये में, ठीक है, पैसा आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, रिसीट है। क्या है, रिसीट है। अच्छा, ये यहां पे अगर ध्यान देखो तो इन्होंने क्या किया होगा, पैसा दिया होगा सामने वाले पर्सन को, और बदले में इनको कार मिला। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, एक्सपेंडिचर हुआ है। क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इन्होंने ये करने के बाद एक और एक्सपेंडिचर किया, यहाँ पे पेट्रोल, मेंटेनेंस, रिपेयर, इसके ऊपर भी इन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। क्या किया बच्चों, एक्सपेंडिचर किया। और फाइनली इनको फिर से रिसीट हुआ, पैसे मिले इनको, तो एक रिसीट भी बोला। तो देखो यहाँ पे रिसीट हुआ है, यहाँ पे रिसीट हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये एक्सपेंडिचर और ये एक्सपेंडिचर और ये रिसीट
और ये रिसीट, इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? हाँ, सही जवाब। हाँ, सही जवाब ना। आप जो बोल रहे हो मैं उसका बोल रहा हूं सही जवाब। आप लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वाला पैसा था, यहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद वाला पैसा है। सर ये बार बार ये पैसा जो है सो नहीं मिलता है, लोन बार बार नहीं लिया जाता है, लेकिन ये पैसा बराबर आता रहता है ना। आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। हाँ, आप सही हो, ठीक है। अभी जो ये रिसीट है ना, जो जो आपने बोला कि भाई ये बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले वाला खर्चा है ना, आपने बोला कि ये जो है सो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का खर्चा है। बहुत बढ़िया। हाँ, आपने बोला कि यहाँ पे जो है सो ये बार बार लेने वाला नहीं है, वन टाइम वाला है। ये टाइप के जो रिसीट होते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? कैपिटल रिसीट। और ये टाइप के जो रिसीट होते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिसीट। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ये भी एक्सपेंडिचर है, ये भी एक्सपेंडिचर है, दोनों में फर्क क्या है? आप लोग बोल रहे होगे सर ये तो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट का खर्चा है ना, और ये सर मेंटेनेंस का खर्चा है। ये भी सर बार बार नहीं होता होगा, कभी कभी होता होगा। और ये जो खर्चे हैं, ये एक्सपेंडिचर करने वाले खर्चे हैं, मतलब रोज रोज करने वाले खर्चे। रोज रोज पेट्रोल भराना पड़ेगा, जितनी गाड़ी चलेगी उतनी पेट्रोल भरानी पड़ेगी। हाँ, आप ये भी बोल रहे होगे कि ये जो है असेट बनाने वाला खर्चा है, ये एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाला खर्चा है ना। सिंपल, जो आपने बोला एकदम परफेक्ट बोला। ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये कैसे एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया बात? तो अभी आप लोग अकाउंट्स में तो पढ़े ही हुए हो कि जो कैपिटल रिसीट होता है वो जाता है लायबिलिटी में, ठीक है। आपने तो पढ़ा हुआ ही है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वही क्या होते हैं? असेट्स होते हैं। सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। अब बस यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में ही यहाँ पे पढ़ने वाले। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हमारा जो रहता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर है तो ये डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। जो रेवेन्यू रिसीट है ये प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट में हमारा क्रेडिट साइड में जाता है ना। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है, तो ये चैप्टर कुछ और नहीं, यही सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट, जो आप FY बीकॉम अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हो। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, मेरा नाम है गिरी शुभम, मैंने MCOM क्वालिफाई किया है, मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया है, B.Ed क्वालिफाई किया, और भी बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर किए, सीटेट टेस्टेड, बहुत सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए हुए। तो चलिए मेरे साथ और हम शुरू करते हैं। अब आपके बुक से रिलेटेड जो कंटेंट दिया हुआ है उसके ऊपर गौर फरमाते हैं। पूरा चैप्टर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट के ऊपर ही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी जो बिजनेस होता है ना, उसका 3 कोर एक्टिविटी होता है। जो ट्रांजेक्शन वो करता है ना, वो ट्रांजेक्शन 3 चीजों के रिलेटेड ही होती है। एक होता है बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी, एक होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी, और एक होता है फाइनेंस करने से रिलेटेड एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि यहाँ पे आप स्टोरी के माध्यम से समझो कि श्याम क्या कर रहा था? सर्विस क्या कर रहा था? प्रोवाइड कर रहा था, सेलिंग ऑफ देयर सर्विस। बाइंग क्या कर रहा था? पेट्रोल बाई कर रहा था, पेमेंट कर रहा था सर्विस के लिए, बाई कर रहा था सर्विस, बिजनेस एक्टिविटी। उसके बाद अगला आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टू अरेंज दी फंड। बिजनेस कहां से पैसा लाता है? और यही तो हमने पढ़ा था कि लोन लिया, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हो सकता है खुद का पैसा लगाया, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये अपना आपने मशीनरी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, इन्वेस्ट किया, आपने खर्चा किया, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तुमको पता है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है ना, मतलब हमने जो पैसा लाया ना, वो होता है बच्चों कैपिटल रिसीट। अच्छा, जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, क्या है? बिजनेस के एक्टिविटीज हैं, वो होते हैं बच्चों
हमारा अगर हमने बाई किया तो एक्सपेंडिचर हुआ, और अगर सेल किया तो हमारा रिसीट हुआ। तो यहां पे होता है हमारा रेवेन्यू, रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, अब ये जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, ये हमारा क्या पता है, ये हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैं क्या किस दिशा में आपको लेकर जा रहा हूं। तीन एक्टिविटीज होते हैं, फाइनेंसिंग, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग मतलब कैपिटल रिसीव, बिजनेस एक्टिविटी मींस देयर वुड बी रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मींस देयर वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो, अभी आपको तो पता ही होगा ये चीज, ये तो बच्चों वाली बात है। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, इनकम में से माइनस करना पड़ता है एक्सपेंस को, और लॉस क्या होता है, एक्सपेंस में से इनकम को माइनस करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे इनकम ज्यादा होगा और यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा होगा। क्या बच्चों वाली बात। फिर मैंने आपको बताया हुआ, आप लोगों को ये चीज पता ही है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो रेगुलर खर्चे नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म के कुछ स्ट्रक्चरल वैल्यू होते हैं, वो जाते हैं बैलेंस शीट में ना। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है यहाँ पे रेवेन्यू आइटम होते हैं, और जो बैलेंस शीट होता है उसमें कैपिटल आइटम्स होते हैं। हाँ, हमने ऑलरेडी ये बारे में डिस्कस कर लिया। अब ना हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं जहां हम पैसे स्पेंड करते हैं जिससे कि कोई असेट या तो क्रिएट होता है या तो इंप्रूव होता है। जैसे श्याम ने खर्चे किए तो उससे असेट उसने क्या किया, क्रिएट किया, कार लिया, असेट क्या हुआ, क्रिएट हुआ। और समझो कि अगर वो चाहता है कि जो उसका कार है ना वो पेट्रोल वाला कार है, अब वो चाह रहा है कि वो पेट्रोल वाले कार को वो क्या करे, सीएनजी में कन्वर्ट करे, तो ये अपग्रेडेशन कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़वा रहा है अपने असेट का, इंप्रूव कर रहा है। तो ये भी क्या कहलाता है, इसमें भी जो खर्चे होंगे ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएंगे। एंड असेट दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मेनी ईयर। एक साल के अंदर ही हमारा उसका बेनिफिट खत्म होने वाला नहीं है, लंबे समय तक उसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इट इज नॉट जस्ट एन एक्सपेंसेस, इट इज इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। ये जस्ट खर्चे ही नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमें बहुत लंबे समय तक मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा हमें। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि एक साल से ज्यादा के लिए इसका बेनिफिट होता है। अभी मैंने बताया था क्रिएट और इंप्रूव असेट। क्रिएट का मतलब नया असेट पर मतलब बना दिया, और इंप्रूव का मतलब उसकी एफिशिएंसी में चेंजेस आए, उसने इंप्रूव किया अपने असेट बाय कन्वर्टिंग द पेट्रोल कार इनटू द सीएनजी कार। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? ओके। अगला है नॉट फ्रीक्वेंट, इट इज नॉट हैपन रेगुलरली। ये बराबर होता रहता है कि नहीं, नहीं बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं होता है। एक बार आध बार होता है, मतलब साल में बहुत बार होता नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंट नहीं होता है, बार बार, बारंबार नहीं होता है। हाँ, रिकवरेबल भी होता है। जैसे अभी जो श्याम था उसने कार परचेज किया था, कार परचेज करने के बाद वो क्या कर सकता है, उसको बेचकर वहां से पैसे भी रिटर्न कर ले सकता है, मतलब रिकवर कर सकता है पैसे। अगला पॉइंट है फ्यूचर प्रॉफिट पोटेंशियल। ये जो कार खरीदा ना, इससे फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, इसी वजह से तो कार खरीदा। इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या होता है कि अपने को रिटर्न आगे मिले। और रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर और असेट में इन्वेस्ट करना, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। और इसको हम लोग कहां पे डिस्क्लोज करते हैं, हम लोग इसको फाइनल अकाउंट में दिखाते हैं। किधर दिखाते हैं, फाइनल अकाउंट में दिखाते हैं। और फाइनल अकाउंट में किधर को दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में किधर को दिखाते हैं, असेट में दिखाते हैं। चलो आगे देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे फाइनल अकाउंट में जो असेट होते हैं ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन क्या हर एक असेट जो बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा क्या? नो, सिंपल नो। अभी कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, पहले तो आप जान लो कि असेट क्या होता है। असेट विच इज ओन्ड बाय बिजनेस, और ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा। और असेट दो तरीके के होते हैं, आपको पता है। एक होता है फिजिकल असेट और एक होता है नॉन फिजिकल असेट। फिजिकल जिसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और एक होता है गुडविल, पेटेंट, ये सारी चीजें ना, ये असेट है। एक होता है कैपिटल असेट जिसका बेनिफिट हमें मतलब जो लंबे समय तक रहने वाला है। और एक होता है करंट असेट जो लंबे समय तक हमारे बैलेंस शीट में दिखता
नहीं है। जो कैपिटल असेट होता है ना वो रिसेल करने के लिए खरीदा जाता नहीं है। जैसे मशीनरी को जो हम परचेज करते हैं, क्या आप गुड्स की तरह वो परचेज करते हैं, खरीदो बेचो खरीदो बेचो खरीदो बेचो, नहीं, उसके बेनिफिट को हम लंबे समय तक लेना चाहते हैं। और दूसरा है करंट असेट। करंट असेट जो होता है ना वो 1 साल के अंदर बैलेंस शीट से गायब हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि स्टॉक, आप समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कार बेचने का बिजनेस कर रहे हो, तो कार क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्टॉक है ना इसको अपन असेट बोलते नहीं है, क्योंकि ये हम लोग फटाफट बेच के इसको निकालने वाले होते हैं। जो डेटर है, यहाँ पे कोई खर्चा हुआ क्या? नो नो, सिंपल नो। डेटर में खर्चा थोड़ी, हमने सामान बेचा उसके ऊपर हमें डेटर क्रिएट हुआ। कैश, कैश पड़ा रहेगा क्या? नहीं। तो ये सारी चीजें जो होती है करंट असेट में आने वाली जो चीजें होती है, वो चीजें ना हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते नहीं। अब जो कैपिटल असेट होता है ना उसके अंदर फिक्स असेट होता है। अब जो ये फिक्स्ड असेट होता है ना, ये फिक्स्ड असेट जैसे कि हम सिंपल सा वही कहानी दोहराऊंगा कि रिसेल के लिए हम लोग नहीं करते हैं, असेट को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स। तो ये फिक्स असेट होते हैं। एक होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कि जो कैपिटल हम क्रिएट, जो हमारा असेट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारा बिल्डिंग बेचने का या फिर बिल्डिंग हम बना रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो ये जो बिल्डिंग होगा ना बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज योर capital expenditure. Machine not yet installed, you have purchased the machine, but it is not yet installed, it is also called as capital expenditure. देखो, एक डेप्रिसिएबल असेट भी होता है। डेप्रिसिएबल असेट जो हर साल कुछ ना कुछ उसका वियर एंड टियर लॉस होता है, मतलब यूज करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, कम होगा। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? तो इट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएबल असेट, जो वैल्यू अपना कम करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका इफेक्ट जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों, कैसे, क्या होता है। अगला होता है वेस्टिंग असेट। वेस्टिंग असेट जनरली कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जो खत्म होते हैं। जैसे तेल का हमने क्या बनाया है, वेल बनाया, हमने माइंस बनाए, अब जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे वो हमारा क्या होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। इट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग असेट्स। एक बार इसको यूज कर लिया, ये लंबे फिनिश हो जाता है। हाँ, इसके ऊपर जो खर्चे होते हैं ना बनाने के लिए, इसको बोला जाता है बच्चों क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी होते हैं बच्चों आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे शेयर परचेज कर लिया तुमने, डिवेंचर तुमने परचेज कर लिया, प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, तो ये सारे आपके होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो इंटेंजिबल असेट होता है ना वो भी होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो आपके फिक्टिशियस असेट होते हैं ना ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे तुमने कुछ खर्चा किया। कि फिक्टिशियस असेट क्या होता है, दिस इज नॉट जस्ट अ असेट, जस्ट इट इज अ काउंटिंग एंट्री which is being provided in this. Okay, so this is not the capital expenditure, this is called as asset, but this is not a capital expenditure. Okay, now any cost which bring the asset into the working condition is called as capital expenditure ना। तो कोई भी असेट को हम वर्किंग कंडीशन में लाना चाहते हैं, जैसे हमने कोई असेट अक्वायर किया, उसके ऊपर अक्वायर जब तक वो यूज नहीं हो रहा है तब तक उसको अक्वायर करने में, लाने के लिए जो भी खर्चे हुए होंगे वो सारे खर्चे जो रहते हैं ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाता है। जैसे हमने श्याम का कहानी समझा, उसने कार परचेज किया, कार परचेज किया होगा, स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसको कुछ असेसरीज लगाने पड़े होंगे अपने कार में ना। उसके बाद अगर हम बात करें और भी बहुत सारे समझो खर्चे हो सकते हैं कार को अगर हम बात करें तो लाने में, जैसे कि इंस्टॉलेशन हो गया, हो सकता है वो कार हमने दुबई से इंपोर्ट किया है तो इन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा, लीगल चार्जेस लगेगा। हाँ, आर्किटेक्ट फीस, जैसे कि हमारा हम कोई बिल्डिंग बना रहे उसके ऊपर क्या लगेगा, आर्किटेक्ट फीस लगेगा। तो ये सारे अक्वायरिंग असेट को अक्वायर करने में खर्चे लगे, और ये भी क्या कैसा ट्रीट किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाता है। हाँ, फाइनेंसिंग कॉस्ट, जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंसिंग कॉस्ट, मतलब हमने लोन लिया है,
और लोन के ऊपर हमें क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, until we have not used that asset, we have not acquired that asset, the asset is not in the working condition, before that anything happens is called as the interest charge before that is called as interest before the asset start working, paid before asset start. These kind of interest which is not means which is paid before the utilization of that resource, these financing cost is treated as a capital expenditure. Improvement of asset, you know the improvement very well, like कार था, पेट्रोल कार था, उसको क्या किया, सीएनजी कार में कन्वर्ट किया, तो इससे क्या हुआ, कार के अंदर इंप्रूवमेंट आया। तो जो अगर कोई भी असेट बेटर बन जाता है, जैसे उसका लाइफ बढ़ जाता है, उसका कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आउटपुट बढ़ जाता है, कॉस्ट कम हो जाता है, तो ये सारे खर्चे जो होंगे इंप्रूव करने में असेट को, वो भी कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला है एडिशन एक्सटेंशन। समझो कि हमने, हमारे पास एक 2 फ्लोर का ऑफिस था, यहाँ पे भी लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे भी लोग काम कर रहे थे, हमने एक फ्लोर और बढ़ा दिया, तो एडिशन किया, एक्सटेंशन किया, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आगे चलते हैं हम लोग अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। क्या होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, स्पेंड करते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशन में। जैसे श्याम की कहानी को अगर हम रिलेट करें तो पेट्रोल परचेस करना, ठीक है, मेंटेनेंस करना कार का, ठीक है, फिर उसके बाद सर्विसिंग करवाना, हाँ, ये सारे जो खर्चे थे वो थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेयर द बेनिफिट इज यूज विद इन द सेम ईयर। जो बेनिफिट है, पेट्रोल तुरंत की तुरंत यूज हो जाता है साल के अंदर ही, मेंटेनेंस है फिर से करवाना पड़ता है, सर्विसिंग फिर से कराना पड़ता है, मींस द बेनिफिट इज यूज विद इन दी सेम ईयर। इट कीप्स द बिजनेस रनिंग बट डज नॉट क्रिएट एनी असेट। हाँ, बिजनेस को चलने के लिए, ऑपरेशन को होने के लिए ये बेनिफिशियल होता है, लेकिन कोई असेट क्रिएट करके देता हमें नहीं है। क्लियर है ये बात? अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। इट इज रिलेटेड टू डेली ऑपरेशन, अपने बिजनेस को चलाने के लिए ये खर्चे हमें करने पड़ते हैं, राइट। उसके बाद है रिकरिंग, मींस ये जो खर्चे होते हैं ये लगातार बारंबार होते रहते हैं, मतलब कि ये जो खर्चे हैं कभी रुकता नहीं है जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलोगे, ऐसा बोलोगे जब तक बिजनेस रहेगा तब तक ये खर्चे क्या करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे बच्चों। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद है नो फ्यूचर बेनिफिट। अरे यार, ये तो सिंपल सी बात होगी ना, फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसके ऊपर जो हमारे बेनिफिट है वो हमारे फ्यूचर के लिए हमें इससे मिलते नहीं है, 1 साल के अंदर इसका बेनिफिट हमें मिल जाता है, और ये नॉन रिकवरेबल है। एक बार जो हमने खर्चा कर दिया तो हमें रिटर्न मिलने वाला नहीं है। अगला, इट रिड्यूस द प्रॉफिट। अब अगर हम खर्चा बढ़ाएंगे, इनकम हमारा उतना का उतना ही है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये असेट को मेंटेन करता है चलाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कंडीशन जैसे रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें। और डिस्क्लोजर, ये जनरली बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बोलो, इसमें दिखाया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर एडवांस में पे कर दिया है या बकाया बाकी है ये एक्सपेंडिचर का, अगर एडवांस में पे कर दिया तो असेट में जाता है, अगर बकाया है तो ये लायबिलिटी में जाता है बच्चों। समझ में आ रहा है बात? 1 मिनट का होल्ड ले रहा हूं मैं। ओके, अब यहां पे थोड़ा सुनो कि अगर कोई एक्सपेंस करंट ईयर के लिए है तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, डे टू डे बिजनेस के लिए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं वो अगर हम बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, जिसके अंदर प्रोडक्शन, जैसे आपने कोई चीज परचेज किया, आपने वेजेस पे किया, आपने फैक्ट्री का एक्सपेंस किया ना, डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए खर्चे यूज में आते हैं, तो ये खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर जैसे कि ऑफिस सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमने सेल्समैन को सैलरी देते हैं, ठीक है,
या फिर हम समझो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर देते हैं सेल्समैन को, या हम डिलीवरी चार्जेस देते हैं, तो ये भी क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आता है। ध्यान से सुनो, बहुत कंफ्यूजिव और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था जो फाइनेंस कॉस्ट होता है बिफोर यूजिंग द असेट, दिस फाइनेंस कॉस्ट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आफ्टर द यूजेज ऑफ दैट asset, after that there would be any financial cost like interest on loan, it would be refer as revenue expenditure. Is that clear everyone? Now the next thing, cost related to income. What is written over here? It is written over here that expense incurred to earn income is called as cost related to income, like interest paid on loan taken to earn income. So this is also related to the revenue expenditure. If you earn income, you need to spend some money, and to why you are spending money, the spending money, it is treated as revenue expense. Now the benefit, if the benefit is for short term period, it is also called as revenue expenditure. Now benefit finishes within same year, example tool used for 6 months, treated as revenue expenditure. Now very important thing, the expired cost, very important, the expire cost. जैसे you have purchased an asset, आपने एक असेट परचेज किया है, समझो कार, श्याम की स्टोरी, 10 लाख का कार परचेज किया था, हर साल ना, अभी समझो ये 2024 से 25 है ना, अब ये साल पूरा यूज होने के बाद वियर एंड टीयर की वजह से क्या होगा, इस साल के एंड में जब अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा 31 मार्च को, जब 2025 को माफ करना, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, तो वो टाइम में समझो 10% का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 10% कितना होगा, 1 लाख रुपए। तो ये तो यूज हो गए ना, क्या ये अब हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है, 1 साल के अंदर यूज हो गया। तो ये जो खर्चे होते हैं ना, जो एक्सपायर्ड कॉस्ट है, विच वी हैव यूटिलाइज्ड इट, डेप्रिसिएशन का मतलब वही होता है, this expired cost is treated as this is treated as revenue expenditure. Rest of the 9 lakh amount would be shown in the next financial year, that is 25 to 26, 9 lakh rupees, and after the end of that year also we have to deduct the depreciation amount and put it into the profit and loss account. So the depreciation cost is treated as the revenue expenditure. If there is loss on sale of asset, you have sold the asset, like suppose श्याम का बिजनेस नहीं चल रहा है, और 1 साल के बाद जब असेट का वैल्यू 9 लाख रुपए का हो गया था, वो टाइम में वो सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस बिजनेस को बेच के निकल जाना चाहिए, ये असेट को बेच के निकल जाना चाहिए, और समझो वो 8 लाख रुपए ही उसको मिलते हैं बेचकर, असेट का वैल्यू 9 लाख रुपए था वो टाइम पे, और अभी उसको मिला है 8 लाख, तो कितने का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। बच्चों याद रखना कि अगर लॉस भी होता है ना असेट के ऊपर सेल करने के टाइम में, तो उसको भी बोला जाता है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये चीज? अगला, अगर कोई रेवेन्यू लॉस होता है, जैसे कि फायर लगने की वजह से हमारा जो बिजनेस में, नॉर्मल बिजनेस में जो हमारा गुड्स था वो खराब हो गया, बैड डेट हो गए, कोई स्टॉक बिक ही नहीं रहा है, तो ये हमारे रेवेन्यू लॉस होते हैं, और ये भी होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आफ्टर प्रोडक्शन स्टार्ट, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द प्रोडक्शन स्टार्ट, ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ business it is treated as capital expenditure, but once the business started, afterwards any kind of expenditure incurred by the business is called as what, it is treated as revenue expenditure. Next, repair and maintenance. To keep asset in a working condition, we need to pay some amount, and it is called as the repair, and repair, machine repair, spare parts, this is also treated as the revenue expenditure. The intangible expenses, like you have a business, like, and you have incurred some intangible expenses, like R&D करने की वजह से तुमको थोड़ा खर्चा लगा ना, तो ये intangible expenses हैं। समझो कि तुमने रॉयल्टी परचेज किया किसी कंपनी का ना, तो ये सारे आपके इंटेंजिबल एक्सपेंस है, तो ये आपका जो रहता है यहाँ पे असेट क्रिएट नहीं होता है, और ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क जो आपको पता है, 1 साल के अंदर का, 1 साल के बाहर का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, 1 साल के अंदर वाला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ये बारंबार होता है, माफ करना, ये एक बार होता है, ये बारंबार होता है। यहाँ पे असेट इंप्रूव होता है, यहाँ पे असेट मेंटेन होता है। ये रिकवरेबल होता है और ये रिकवरेबल नहीं, एक बार गया मतलब गया। ये फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करके देता है और ये हमारा करंट प्रॉफिट को क्या करता है बच्चों, कम कर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब असेट का मेंटेनेंस और इंप्रूवमेंट मुझे बताने लायक कुछ है नहीं। अगला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ना बच्चों एक स्पेशल केस है। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ना, इसका नेचर कैपिटल जैसा भी होता है और रेवेन्यू जैसा भी इसका नेचर होता है। ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसा भी दिखता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा भी दिखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कोई एक कंपनी है, जब वो स्टार्ट करती है तो लोग उस कंपनी के बारे में तो ज्यादा जानते हैं नहीं, तो वो कंपनी ना अपना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करता है, बहुत, समझो 10 करोड़ रुपए खर्चा करता है। और पता है तुमको, उस कंपनी को ना इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलने वाला है। लेकिन जनरली एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग किधर रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं ना, पार्ट पार्ट तोड़ तोड़ कर क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं जिस साल जो यूज हुआ है वैसा, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, इस वजह से उसको हम लोग बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम में ना जो AS26 है वो बच्चों क्या बोलता है पता है, कि ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में नहीं, अगर आप कितना भी ज्यादा खर्चा कर दो और बेनिफिट कितने समय के लिए भी दिखाया हो रहा हो, लेकिन इसको ना आपको क्या करना चाहिए पता है, इसको हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियों में ये चीज अलाउड है कि आप इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। अच्छा, तुमको पता है जितना जितना वैल्यू यूज होता जाता है उतना उतना हम क्या करते हैं, माइनस करते रहते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है, अमोर्टाइजेशन। इसके एग्जाम्पल है, जैसे एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपने, शेयर इशू करने के टाइम में कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कर दिया आपने, आप जब डिवेंचर का पेमेंट कर रहे थे तो आपने डिस्काउंट में इसका पेमेंट कर दिया, तो ये तो खर्चे हुए, इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। तो इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अमोर्टाइज करते जाते हैं। क्लियर है ये चीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी आता है बच्चों कैपिटल रिसीट। देखो, कैपिटल रिसीट ये इनकम होता नहीं, ये फंड रिसीव करता है कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करके नहीं, ये कमाने के लिए, ये मतलब कमाने वाला जो काम होता है वो करता है, यहां पे नहीं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इससे हम समझते हैं कि ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, रेगुलरली ये इनका नहीं होता है। जैसे कि कैपिटल रिसीट, लोन लिया गया था, ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि श्याम आगे जाके वो कार बेच दे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। और ये रिटर्न नहीं होता है, मे बी रिटर्नेबल हो सकता है, मे बी रिटर्नेबल, मतलब कि लोन अगर है तो उसको हमें रिपे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अगला, डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज करता नहीं है बच्चों, है, ये जनरली कैपिटल रिजर्व में ऐड होके चला जाता है। रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, मैंने बताया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, हैज टू परचेस असेट टू और इन्वेस्ट। नाउ एग्जांपल, खुद का ओनर का कैपिटल, बैंक से लोन लिया गया है, फिक्स असेट सेल किया गया है, इन्वेस्टमेंट सेल किया गया है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है, और ये बच्चों पता है बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब देखो रेवेन्यू रिसीट, इसके ऊपर हम पढ़ते हैं, रेवेन्यू रिसीट एक्चुअल इनकम होता है, यही काम डे टू डे एक्टिविटी बिजनेस परफॉर्म करती है और ऑपरेशन के थ्रू ये पैसे कमाती है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये रेगुलरली होता है, रोज रोज शाम क्या करेगा, कैब चलाएगा, सर्विस देगा और पैसे उसके पास आएंगे। हाँ, ये किसी को रिटर्न पे करना नहीं है, जैसे लोन लिया तो लोन का रिपेमेंट हमें करना होता है, और ये हमें हमारे प्रॉफिट को बढ़ाने में काम आता है। और ये जो हमारे रहते हैं बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि गुड्स और सर्विस आपने क्या किया है, रेंडर्ड किया है, उससे आपको पैसे आ रहे हैं। एग्जांपल जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, आपने फीस लिया, आपने कमीशन लिया, आपने इंटरेस्ट लिया, आपने डिस्काउंट लिया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। अच्छा, अगर मनी नॉर्मल बिजनेस से अर्न किया जाता है तो रेवेन्यू रिसीट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने कहीं पे आपने लोन दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, आपको सालों साल डिविडेंड मिल रहा है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द रेवेन्यू रिसीट। सेल ऑफ गुड्स में देखो, इफ गुड्स आर पार्ट ऑफ बिजनेस इट इज रेवेन्यू, इफ asset is sold it is capital, stop selling clothes it is called as revenue, and
the furniture dealer selling furniture, it is also revenue. Now, sale complete is equal to revenue. Special cases, if sale is not completed, goods return possible, sale on approval, it is not treated as revenue because it is not revenue incurred yet. Rendering of services like income providing, like providing tuition fees, getting tuition fees, consultancy fees, transport services, these are rendering services. Revenue is recorded in when service is completed. Work is proportional or work is proportionally completed. Interest, like I have already told you that loan amount is returned, or the only interest is revenue. If loan amount is returned, it is capital. Now, dividend, income from sale of dividend, like dividend received from company, and dividend is for dividend is revenue and sale of share is capital. Okay. Royalty, you are allowing someone to use your product, na, patent use, copyright use, you are earning from it, na, so it is treated as, if it is for use of the asset, it is treated as revenue. If you are selling that, then it is treated as capital. Insurance claim, you have asset and due to fire your asset have got damage, na, so the loss of fixed asset and you are claiming the insurance for it, then it is also called as what we say, the current asset, sorry, the current asset, you are getting money for the current asset, it is treated as revenue. And if it is loss of fixed asset, it is treated as the capital. Recoveries and refund, earlier there would be any expense and it is coming back, it is treated as the what we say, revenue. Like bad debt recover, refund of the tax, it is recoveries and refund. Government grant, money received from the government, like there should be any expenses and for that government gives us kind of grant or kind of payment to pay our salary, support, electricity subsidy. This is also called as what? This is also called as revenue receipt. Now, what is the difference between capital receipt and revenue receipt? It is external funding or asset sale. It is normal daily operation. It is non-recurring. It is very rare, and it is recurring frequent. It may be returnable, means there would be a creation of a liability, and it is completely earned. There would be no obligation. It does not create any profit. It directly increases the profit. It is shown in the balance sheet. It is shown in the profit and loss account. Now, look, deferred revenue income. What is deferred revenue income? Deferred revenue income is an unfulfilled promise. You have received the money, but you have not fulfilled the promise which you have created. Like someone paid you the tuition fees and it is for the advance of the next financial year. It is treated as the deferred revenue. Okay, so it is treated as the liability. And if it is for current year, it is treated as income, and if it is treated as advance, it is liability. Initially it is a liability, it is only converted actual revenue income when the obligation is met and money is officially earned. Example, advance rent received in the next year. Now, what is the difference between capital and revenue profit? Capital profit is something from sale of asset, investment, and which is sometime transferred to capital reserve, and sometime when the sale of asset is happening, then it is transferred to where? Profit and loss account. Okay, if there is any kind of capital loss, it is regarding investment, issue of share and all, then it is adjusted with the capital reserve. But if it is related to the asset sale, then it is provided in the profit and loss account. Okay, the revenue profit, it is normal business which is shown in profit and loss account, and revenue less from a business, it is shown in profit and loss account only. Okay, now the next thing is, and last thing is diagnostic. The effect of wrong treatment. If there is any wrong treatment, like if you treat capital expenditure as revenue expenditure, can you tell me the answer? If the capital expenditure are treated as the revenue expenditure, then first of all, we will decrease our profit. If capital receipt is treated as revenue receipt, it will increase our profit. When revenue expenditure are treated as capital expenditure,
Now the profit increases. When the treating revenue receipt as a capital receipt, it is profit decreases. From this you can understand the comparison between capital expenditure, capital receipt, and deferred revenue expenditure. Now, capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure. You know about the difference between capital receipt, revenue receipt, and deferred revenue receipt. And finally, you know the thing like capital profit and capital loss, revenue profit and revenue loss, and the effect of the wrong treatment. So that's it for today. We will discuss the another topic in the another lecture. Thank you everyone.